तो जनाब 16 फरवरी 2024 और हम लोग IAL एडेक्सल फिजिक्स में यूनिट नंबर 1 आज शुरू कर। जब यूनिट नंबर 1 बेटा शुरू करते हैं तो यूनिट नंबर 1 में IAL में तो सबसे पहला चैप्टर या सबसे पहला टॉपिक पढ़ाते हैं। उस टॉपिक का नाम होता है काइनेमेटिक्स। ठीक है ना। और जब हम काइनेमेटिक्स का टॉपिक लेके बैठते हैं तो इस काइनेमेटिक्स के टॉपिक में भी अगर आप देखें तो तीन मेन टॉपिक्स होते हैं काइनेमेटिक्स में। पहला मेन टॉपिक होता है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कराना होती है वरना डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। दूसरा टॉपिक होता है ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स। तीसरा टॉपिक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये तीन टॉपिक्स को हम लोग लेकर चलते हैं। तो इन तीन में से आज पहला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे। सर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का मतलब ये होगा कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव कर रहा होगा। अच्छा जब वो मूव कर रहा होगा तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को इस पूरे चैप्टर में u से डिनोट करते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, मूवमेंट में जो टाइम लगता है उसको t से डिनोट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो वो डिस्टेंस कवर करता है। जितना डिस्टेंस कवर करता है, बच्चे डिस्टेंस को d लिखना चाहते हैं पर फिजिक्स वाले अजीब सा काम करते हैं, डिस्टेंस को s लिखवाते हैं। वरना s का नाम सुन के स्पीड दिमाग में आता है पर भाई s डिस्टेंस होता है। इस वेलोसिटी का चेंज होना, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इन 5 क्वांटिटीज को, 6 क्वांटिटीज को जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसको लेकर हमने बनाई है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। यकीनन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आप तीनों बच्चों को आती होंगी। अगर हम हादिया से पूछें तो बेटा बताइएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आपने किस शक्ल में याद की हुई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स v इज इक्वल टू, हाँ बेटा बोलिए हादिया अगर याद है तो। बिल्कुल सही, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की फॉर्म में याद कराते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 सेकेंड इक्वेशन पर आ जाए। सर सेकेंड इक्वेशन होती है डिस्टेंस के लिए, और डिस्टेंस की इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जाहिर सी बात है सर s का मतलब डिस्टेंस है, बट सम टाइम इसी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग vt की फॉर्म में भी लिखते हैं। और अगर vt की फॉर्म में लिखें तो जहाँ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था वहां पर आ जाता है माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन कब लगाते हैं, भी सारे रूल सिखाऊंगा। थर्ड इक्वेशन, अनाबिया बेटा आप अगर हमें याद करके बताएं थर्ड इक्वेशन को आपने किस तरह से याद किया है। थर्ड इक्वेशन बिल्कुल जी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है जी। अच्छा ये तीन इक्वेशन हो गई। जो चौथी इक्वेशन है, ये इक्वेशन बास टीचर कराते हैं बास टीचर नहीं कराते, लेकिन ज़रूर देख लें, हो सकता है इसकी हमें ज़रूरत पड़े और हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी। मैं भी इन चारों इक्वेशंस को, बल्कि पांचवी इक्वेशन भी ले लें, इन सारी इक्वेशंस को आपको बताने जा रहा हूँ कौन सी इक्वेशन कब लगाते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन कर रहे हो तो हमें सोचना ना पड़े। सर इक्वेशन नंबर 5 जब लगाते हैं जब स्पीड कांस्टेंट हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो इक्वेशन नंबर 5 लगा। ठीक। अच्छा ऊपर आ जाए इक्वेशन नंबर 1। सर इक्वेशन नंबर 1 जब लगाते हैं जब क्वेश्चन में सर डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है। इक्वेशन नंबर 3 जब लगाते हैं सर जब क्वेश्चन में टाइम की कोई बात नहीं हो रही है, टाइम की कोई बात नहीं हो रही है। इक्वेशन नंबर 4 जब लगाते हैं जब क्वेश्चन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा पर एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। क्योंकि अगर मैं लिखूंगा ना नो एक्सेलरेशन तो उसका मतलब बच्चे को लगेगा शायद कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने वर्डिंग थोड़ी लंबी कर दी है कि एक्सेलरेशन गिवन नहीं होगा। तो जिस क्वेश्चन में टाइम गिवन ना हो तो थर्ड इक्वेशन, जब डिस्टेंस गिवन ना हो तो फर्स्ट इक्वेशन, जब एक्सेलरेशन गिवन नहीं हो तो फोर्थ इक्वेशन, जब स्पीड कांस्टेंट हो तो फिफ्थ इक्वेशन, और जब डिस्टेंस और टाइम दोनों गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो जब डिस्टेंस और टाइम दोनों एक साथ गिवन हो
तो हम लोग सर यूज करवाते हैं इक्वेशन नंबर 2 यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना। इसके अलावा और कोई नई इक्वेशन नहीं आनी, लेकिन इन्हीं इक्वेशंस को एक थोड़ी सी हेडिंग और चेंज करने जा रहा हूँ। इसका नाम होता है फ्री फॉल मोशन। सर फ्री फॉल मोशन में क्या होने वाला है? भाई फ्री फॉल मोशन की पहले तो डेफिनेशन सुनिए। फ्री फॉल मोशन की डेफिनेशन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करें और उस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, तो ऐसी मोशन को कहते हैं फ्री फॉल मोशन। व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग, तो ऐसी मोशन का नाम होगा फ्री फॉल मोशन। इस फ्री फॉल मोशन में जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हो, तो बताइए ऊपर से ड्रॉप करने पर हमेशा इनिशियल वेलोसिटी ली जाती है जीरो। हमेशा ड्रॉप करने पर एक्सेलरेशन, जिसे जी से डिनोट करते हैं, उसे लेते हैं प्लस का 9.8। प्लस का क्यों लेते हैं? सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का इंक्रीज होना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन सर अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया गया, तो ऊपर थ्रो करने में सर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। सर ऊपर थ्रो करने में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। वेलोसिटी का डिक्रीज होना नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी कहते हैं। लेकिन ये दो बातें इसके अंदर फिक्स हैं कि डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अपवर्ड में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और इन दोनों बातों को लेकर जो इक्वेशंस हमने ऊपर लिखी हैं, उन इक्वेशंस में सर जहाँ ए लिखा है ना, सर ए की जगह जी टी लिख दीजिए। जहाँ डिस्टेंस लिखा है, सर डिस्टेंस की जगह हाइट लिख दीजिए। जहाँ डिस्टेंस है वहाँ हाइट आ गया। और आप लोग जिस तरह से थर्ड इक्वेशन आपने याद की हुई है, मुझे उसी को फॉलो करना चाहिए। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी एच। तो ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो ऊपर लिखी हुई थी, उन्हीं को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। और मॉडिफिकेशन ये है कि सर जहाँ जहाँ ए लिखा था आपने वहाँ जी लिख दिया, और जहाँ जहाँ डिस्टेंस लिखा था वहाँ मैंने एच लिख दिया। तो दीज आर इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल मोशन। तो पहले हमने इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन कर ली है, फिर इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल मोशन कर ली है। अब इन दोनों इक्वेशंस को लेकर ऑब्वियसली अब हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चंस की। उस प्रैक्टिस से हम आपको ये सिखाना चाहेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। अब उसके लिए अगर हम पहले से डिसाइड कर लेते ना कि आज मैं आपको यूनिट 1 कराऊंगा, तो फिर मैं आपको यूनिट 1 वाले ही एडेक्सेल के सवाल निकाल के कराता। लेकिन अभी मैं एडेक्सेल के बजाय आपको ना कैम्ब्रिज बोर्ड के सवालों में लेकर आ गया। और इसमें भी सारा काम वही होना है, लेकिन सवाल ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, ज़रा कॉन्सेप्ट आपको इन सवालों में अच्छा मिल जाएगा। तो ज़रा सबसे पहले मैं ये वाला सवाल कराना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो ज़रा सुनिए सर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, काफ़ी लंबा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि कोई एथलीट है, स्प्रिंटर है, जिसने 100 मीटर की रेस में भागना है। जब वो 100 मीटर की रेस में भागेगा, तो ऑब्वियसली सर जब रेस शुरू होती है, तो सर रेस के शुरू में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। अच्छा जी। अब जब रनर ने भागना शुरू किया, तो वो एक्सेलरेट होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। क्वेश्चन में लिखा है उसका एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उस रनर का एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन इंसान है, स्पीड बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। और जब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, तो अब उस स्पीड को वो फर्दर बढ़ा नहीं सकेगा। कोशिश तो करेगा मैं और तेज भागूं,
और इन सारे लिमिट पर आ जाएगा। तो लिमिट आ गई उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस ए से बी तक इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है, लेकिन बी से एंड तक उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि लिखा हुआ है ही मेंटेन्स दिस स्पीड, उसने इसी स्पीड को मेंटेन रखना है अंटिल ही क्रॉसेस द फिनिश लाइन, जब तक कि वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच जाता। तो इस पूरी रेस को मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट सेगमेंट जिसमें एथलीट एक्सेलरेशन के साथ भाग रहा है, उसमें एक्सेलरेशन है, और सेकंड सेगमेंट में स्पीड कांस्टेंट है। अब इसके अंदर आपने डिफरेंशिएट करना है किस टाइम पे कौन सी इक्वेशन लगनी है, कैलकुलेट करना है टाइम, टाइम कैलकुलेट करना है। तो बेटा हादिया आपसे हम शुरू करते हैं। हादिया आप हमें बताइए, ए से बी तक मैंने टाइम कैलकुलेट करना है। तो ए से बी तक का टाइम कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन आपको सूट करती है? इक्वेशन का नाम लीजिए जो ए से बी तक सूट करती है। टू कैलकुलेट टी। यस, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2.5 है, टाइम आपने कैलकुलेट करना है। 10/2.5 करोगे तो सर टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड। तो मैंने 4 सेकेंड का टाइम निकाल लिया ए से बी तक के लिए। अब मुझे चाहिए बी से सी तक का टाइम। तो आयमा, आप हमें बताइए, बी से सी तक टाइम कैलकुलेट करना है, स्पीड पता है, स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड हो तो बी से सी तक टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें मशवरा दीजिए कौन सी इक्वेशन लगाएं। सही बात है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जब स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मसला बेटा ये आएगा, यहाँ पर गौर करो, टाइम कैलकुलेट करना है, सही बात है सर, वेलोसिटी गिवन है, लेकिन क्या आयमा आप हमें बता सकते हैं कि बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस पता होगा तो टाइम निकाल लेंगे, वेलोसिटी तो हमें पता है टाइम, डिस्टेंस तो नहीं पता बी से सी तक का। हमें ए से सी तक का डिस्टेंस पता है, बी से सी तक का डिस्टेंस नहीं पता। आप हमें मशवरा दीजिए बी से सी तक का डिस्टेंस कैसे निकालें। वो तो आपने बतानी है ना, स्वेट तो लगनी है, जाहिर सी बात है। कौन सी लगनी है आप बताए ना। बी से सी तक का डिस्टेंस जल्दी से बताएं, सोचें। बी से सी तक का डिस्टेंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आप गलत जा रही हैं, बिल्कुल गलत जा रही हैं। अच्छा, मैं जरा हकीकत ही सवाल करा के ना चेक कर रहा हूँ आपको मेंटल लेवल ना, कि काइनेमेटिक्स में आप लोग कैसे हो। ठीक है, अनाबी आप बताइए बी से सी तक का डिस्टेंस कहाँ से लेकर आऊँ? नहीं नहीं बेटा, ये बताओ ना, बी से सी तक स्पीड कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो आप इसके अलावा कुछ और लगा ही नहीं सकते। स्पीड कांस्टेंट है, आपके पास इसके अलावा तो कोई और चॉइस ही नहीं है। यू हैव नो अदर चॉइस टू कैलकुलेट डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में खुद देखिए ना, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, एक इक्वेशन में दो चीजें अननोन है, ना डिस्टेंस पता है ना टाइम पता है, खाली वेलोसिटी पता है। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस कहाँ से लाऊं? बी से सी तक आपने जितने भी मुझे मशवरे दिए, उसके अंदर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ सर, बी से सी तक स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ना 2as वाला लगा सकते हैं, ना s इज इक्वल टू ut वाला लगा सकते हैं। अब हादिया रह गई खाली। हादिया आप हमें मशवरा दीजिए बी से सी के लिए क्या करें। बेहतरीन, बेहतरीन। और टोटल 100 में से माइनस कर देंगे, बहुत जबरदस्त। ठीक है सर, हम पहले ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, वहां हमारे पास चॉइसेस हैं। जी 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 जी, 100 मीटर का डिस्टेंस था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा जी, हम तो अभी प्रैक्टिस करके थोड़ा सा वो चेक कर रहे हैं ना कि किसके दिमाग में क्या क्या बात आ रही है। तो हादिया ने बहुत अच्छा बताया सर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप ए से बी लगा सकते हैं। और इसमें भी यू टी तो जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब बाकी बचा हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ कांस्टेंट है बेटा, एक्सेलरेशन 2.5 है, टाइम अभी अभी हम निकाल चुके हैं 4 स्क्वायर है,
और ये सवाल हमने बहुत दफा कराया है, इसलिए हमें याद है कि ये 20 मीटर का डिस्टेंस आएगा। और अगर 20 मीटर का डिस्टेंस ये होगा, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इट इज 100 मीटर। And if distance A to B is 20, so the remaining distance will be 80. Remaining distance will be 80. So remaining distance 80 होगा, velocity 10 है, we have to calculate time। और जब आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो टाइम आ जाएगा 8 सेकेंड का। अब आप गौर कीजिए, 8 सेकेंड का टाइम बी टू सी आया और 4 सेकेंड का टाइम ए टू बी आया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? सर टोटल टाइम हो गया 4 + 8, दैट इज 12 सेकेंड। तो इसका आंसर है 12 सेकेंड। ठीक। और ये मैं आपको बता दूं कि एडएक्सेल में एमसीक्यूज बहुत आसान आती हैं, और ये कैम्ब्रिज बोर्ड की जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत मुश्किल होती हैं। एमसीक्यूज यानी कि इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ABCD, इसमें से आंसर निकालना होता है। ये कैम्ब्रिज बोर्ड में बहुत मुश्किल आती है। आपके यहाँ बहुत आसान है। अरे चलिए जनाब, ये आपने अगर क्वेश्चन पूरा समझ लिया है तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और भी क्लास के फौरन बाद मैं आपको ये पूरी शीट भेज भी दूंगा, लेकिन पूरी शीट आप सॉल्व भी करें, इसमें से सिर्फ थोड़े से जो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, खाली ये देख लें। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज़ सिखाने की कोशिश की कि स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या लगाते हैं, स्पीड कांस्टेंट नहीं हो तो क्या लगाते हैं। तो हमने इसकी थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस देख ली है। ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी देखिए। कह रहे हैं एक एयर क्राफ्ट है, इनिशियली स्टेशनरी है। सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। उसके बाद फिर ये एयरक्राफ्ट रनवे पे चलने लगा और इसने स्पीड एक्वायर कर ली 85 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी हो गई फाइनल वेलोसिटी। इसने इस स्पीड को एक्वायर करने में डिस्टेंस कवर कर लिया 1.2 किलोमीटर। कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए तीनों बच्चों को बारी बारी मौका दूंगा। पहले बेटा आयमा, आप मुझे बताएं कि आंसर सर सारे के सारे मीटर पर सेकंड में, और इन्होंने पहली स्पीड ही किलोमीटर पर आवर में दे दी है। तो मुझे सिर्फ ये मशवरा दें कि मैं इसको मीटर पर सेकंड में कैसे लेके जाऊं। सही सही। हाँ हाँ। 1000 करें, और 1000 के बाद क्या करें? टाइम्स नहीं करेंगे ना, ये है पर आवर। और जब पर आवर है ना बेटा, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर डिवाइड करेंगे 60/60 से, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मैं कैलकुलेटर आपको नहीं चलवा रहा, मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ ताकि आपको बस बात समझ में आ जाए। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस सर 1.2 किलोमीटर है। सर किलोमीटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर बना लेंगे। आप सिर्फ मुझे ये बता दें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ताकि इस सिनारियो को देख के आपको समझ में आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला लगता है और क्यों लगता है। क्यों भी बताइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मूला डिसाइड कीजिए। बिल्कुल सही। सर इस क्वेश्चन में टाइम है ही नहीं। सर अब टाइम है ही नहीं, तो ए आपने कैलकुलेट करना है। तो विदाउट टाइम वाला आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें। मेरी आदत जरा इस तरह लिखने की है, आप बात समझ लेंगी, मुश्किल चीज नहीं है। ए कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस की जगह 1200, फाइनल वेलोसिटी की जगह सॉल्व करा हुआ नंबर, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0, और सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप आराम से ए निकाल लोगे। तो बस अच्छी बात ये है कि आपको इक्वेशन लगाना समझ में आ रही है कि हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब मुझे लगता है कि इतनी क्वेश्चन करने के बाद ना, अब मैं आपको ले जाना चाहिए मुझे फ्री फॉल मोशन में। ठीक है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा फ्री फॉल मोशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। और फ्री फॉल मोशन में भी मतलब आज मैं कैम्ब्रिज बोर्ड के सवाल करा रहा हूँ, कल मैं आपको एडएक्सेल के ही प्योर सवाल निकाल के रखूंगा। ठीक है जी। अरे चलो जी, अब मैं आपको फ्री फॉल में लेके जा रहा हूँ। जब फ्री फॉल में लेकर आते हैं तो इसका मतलब होता है सर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे या नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। ये जो है पास पेपर की बुक है, पर ये एडेक्सेल की बुक नहीं है। ये एडेक्सेल नहीं है, कैम्ब्रिज। हाँ, मैं अभी आपको नाम शाम क्लास के फौरन बाद बता दूंगा। ठीक है ना, नाम शाम भी बता दूंगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी पूरी भेज दूंगा। लेकिन बहुत मुश्किल है, इसको नहीं करना। एडेक्सेल में इतने मुश्किल नहीं आते भाई। मैं आपको आपस की बात बताऊं कि जो बच्चे कैम्ब्रिज के अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उनको मैं बहला के एडेक्सेल में लेकर आ जाता हूँ कि भाई इधर आ जाओ।
एडेक्सल कंपैरेटिवली आसान है, ये कैम्ब्रिज बहुत मुश्किल है, मुश्किल भी है और ग्रेड भी नहीं आता इसके अंदर। खैर जरा टॉपिक के अंदर वापस आ जाइए। तो मैं आपको मना करूंगा भाई इसकी नहीं प्रैक्टिस करना है, इसको प्रैक्टिस करके आप और अपना कॉन्फिडेंस खराब कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, जरा सुने। कह रहे हैं, एक बॉल को हमने थ्रो किया ऊपर की तरफ। जब आपने उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये बॉल इतनी ऊपर गई है, ठीक है ना, इतनी ऊपर गई है। टाइम कैलकुलेट करना, सही है ना। तो पहली बात तो बेटा ये वाली बात समझो। सर आपने ऊपर थ्रो किया ना, तो सर ऊपर थ्रो करने में ना फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। सर ऊपर थ्रो करने में ना जी होता है माइनस का 9.8। ऊपर आपने थ्रो किया है 12.7, आपने ऊपर थ्रो किया है 12.7। टाइम कैलकुलेट करना। आयमा हमें बताएंगी बेटा कौन सा फार्मूला है जिसमें हाइट और टाइम दोनों आते हैं। खाली हम इक्वेशंस आपसे पूछ के याद कराना चाह रहे हैं। हाइट और टाइम दोनों आने वाला कोई फार्मूला बता। जी जी जी। हाँ हाँ। है। काफी गड़बड़ कर दी आपने, काफी गड़बड़ कर दी। आराम से बने, घबराए नहीं ना, घबराए नहीं। हाइट और टाइम दोनों चीजें आनी चाहिए, टाइम भी तो है। वो जो अपॉन टू वाला आप टाइम फॉर्म बोला बोले ना, उसमें जी तो हमें पता है, एक्सेलरेशन तो हमें पता है, तो एक्सेलरेशन भी आए, हाइट भी आए। हाँ 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 हाँ। पर यूटी के बजाय वीटी वाला लगाए, क्योंकि यहाँ पे वी दिया हुआ है ना बेटा। जब वी दिया हुआ है तो वीटी वाला लगाए। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल। जी जी जी, ये वी फाइनल वेलोसिटी है। किसी चीज को ऊपर थ्रो करोगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। और अगर आपने यूटी वाला लगा दिया तो आपको इनिशियल वेलोसिटी तो उसने दी ही नहीं है, तो फिर आपका काम लंबा हो जाएगा, पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालो फिर इधर से उधर जाओ। तो हमने आपको डायरेक्ट एक फार्मूला सिखा दिया है, ऑल्दो इट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एच इज इक्वल टू वी टी। अब आप देखिए जहाँ वी लिखा है बेटा, तो वी तो जीरो है, तो ये तो पोर्शन ही जीरो हो गया। माइनस हाफ जी, सर जी है -9.8, ठीक है। टाइम, सर टाइम कैलकुलेट करना है। हाइट गिवन है, हाइट तो गिवन है, सर हाइट थी 12.7, हाइट थी 12.7। ठीक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से टाइम निकाल लोगे। मैं कैलकुलेशन में आपको नहीं उलझा रहा, मेरा असल काम है सवाल पढ़वा कर आपको इक्वेशन तक पहुंचा दूं, इक्वेशन कौन सी लगानी है, ठीक है। अच्छा, जब आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लेते हो और सॉल्व करके आंसर निकालते हो ना, तो आंसर आएगा 1.61। इक्वेशन से आंसर आएगा 1.61। पर इंटरेस्टिंग बात है कि इसका आंसर 1.61 नहीं है। तो मैं आपसे बोलूंगा इस सवाल को गौर से देखें हादिया, और मुझे बताएं कि फिर इसका आंसर क्या है। सवाल की वर्डिंग को जरा गौर से पढ़िएगा। कैलकुलेशन हमारी सही है, कैलकुलेशन से हमने टी सही निकाला है, टी सही निकालने के बावजूद आंसर 1.61 नहीं है। बिल्कुल मल्टीप्लाई टू करेंगे सर, आपने जो टाइम निकाला है ना, ये वन वे है, यानी खाली अपवर्ड मोशन का टाइम है। और क्वेश्चन पढ़े तो लिखा है व्हाट इज टोटल टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर। कितनी देर तक बॉल हवा में रही, और कितनी देर का मतलब सर उसमें अपवर्ड मोशन भी है और उसमें डाउनवर्ड मोशन भी है। तो अपवर्ड 1.61, डाउनवर्ड 1.61, पूरा सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स 3.22, इसलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है जी। तो चलिए जनाब, बहुत अच्छी बात आपने फौरन अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ ली। अच्छा, अब जरा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक लेड स्फेयर है, उसको रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, अब ये किसी प्लेनेट, प्लेनेट का मतलब जमीन पे नहीं है, जमीन पे नहीं है तो जी 9.8 मत लिख देना भाई, अब जमीन पे नहीं है हम लोग, ठीक है ना, अब जमीन पे नहीं है। जब जमीन पे नहीं है तो जी कुछ और होगा। अच्छा जी, स्फीयर फॉल्स वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस का मतलब इट इज फ्री फॉल मोशन। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कैसे घुमा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जब इन्होंने बॉल को रिलीज किया, तो बॉल ने फर्स्ट 4 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया वर्टिकली डाउनवर्ड। 4 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। क्वेश्चन है
बताओ 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा ऑब्जेक्ट। नॉट सिंपल क्वेश्चन। ठीक है जी। एक स्फेयर को ऊपर से रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0। जब बॉल को रिलीज किया, लेड स्फेयर को, तो उसने फर्स्ट 4 सेकेंड में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सवाल है 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक। तो हादिया आप पहले हमें सजेस्ट करें इक्वेशन कौन सी लगेगी जिसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों चीजें आती हैं। डिस्टेंस और टाइम का कौन सा फॉर्मूला है। बिल्कुल सही बात है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। ये डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला है। फिर एक और बात नोट करें, सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, दो मेथड, और मैं दोनों आपको मेथड सिखाना चाह रहा हूँ। एक मेथड तो ये है कि अगर आप गौर करें तो सर हाफ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। सर डिस्टेंस जो है ना, वो टाइम स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो पहले 4 सेकेंड में बॉल ने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर। नेक्स्ट 20 सेकेंड में आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। सर हाफ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट है ना, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आ गया, और वहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हो और अगर आपको ये अजीब सी बात लगे, तो मैं एक बिल्कुल आसान तरीके से आ रहा हूँ। आसान तरीका क्या। सर डिस्टेंस, यूटी तो खत्म हो चुका है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप पता है क्या करें बेटा, पहले डिस्टेंस की जगह पुट करें 3 मीटर, डिवाइड वाला 2 माना कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम 4 सेकेंड है, 4 का स्क्वायर 16 माना कि डिवाइड हो जाएगा। पहले उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन निकाल लो। पहले उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल निकाल लो। जैसे हमारी जमीन का 9.8 है, तो उस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन होगा 3/8। पहले आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया उस प्लेनेट का। ठीक है, आपको ये ज्यादा सेंसिबल वे लगेगा कि वे फिजिक्स चल रही है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर में ए निकाल लिया, और जब ए आ गया उसका, उस प्लेनेट का, अब डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस होता है हाफ ए टी स्क्वायर। सर हाफ कांस्टेंट। हाँ बोले बोले। मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन बेटा ये है कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पर गए हैं। उस प्लेनेट का ये ग्राउंड है, ये प्लेनेट का ग्राउंड है। मैंने ऊपर से किसी चीज को छोड़ा, और जब मैंने उसको छोड़ा, तो छोड़ के मैंने नोट किया कि फर्स्ट 4 सेकेंड के टाइम में वो 3 मीटर बॉडी नीचे चली गई। 4 सेकेंड में 3 मीटर नीचे चली गई। क्वेश्चन है, यही बॉडी 20 सेकेंड में कितना नीचे जाएगी। पहले तो सवाल समझो, 20 सेकेंड में कितना नीचे जाएगी। पहले ही सवाल समझ में आया। किसी चीज को मैंने ऊपर से ड्रॉप करा, मैं फॉर एग्जांपल जुपिटर पे गया हूँ। जुपिटर पे जब मैंने उसको छोड़ा, तो इन फर्स्ट 4 सेकेंड द बॉल हैज फॉलन 3 मीटर। द क्वेश्चन इज हाउ फार। हाँ बोले बोले। नहीं नहीं नहीं, स्पीड थोड़ी निकाल लो, मैं कर ये रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब मैं देखूंगा कि मुझे कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें एस और टी दोनों आते हैं, जिसमें एस और टी दोनों आते हैं। तो एस और टी का नाम सुनते ही जहन में फार्मूला आता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मानते हो बेटा, इसी फार्मूले में एस भी आता है, इसी फार्मूले में टी भी आता है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो है ही 0, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। और इसको हटाने के बाद जो उसने मुझे कंडीशन नंबर 1 दी, उस कंडीशन नंबर 1 में मैंने डिस्टेंस की जगह लिखा 3, हाफ कांस्टेंट। उस प्लेनेट का ए मुझे पता नहीं है, टाइम लगा 4 सेकेंड। तो जो कंडीशन गिवन थी, उस गिवन कंडीशन से मैंने उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है ना, जैसे हमारी जमीन पे एक्सेलरेशन 9.8 होता है, उस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन कितना आ गया, 3/8 आ गया। ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब मैंने बोला अब सवाल कर लेते हैं।
सवाल क्या है? सवाल है बताओ 20 सेकेंड में वो कितना नीचे आएगा। हमने कहा अच्छा जी 20 सेकेंड के लिए कर लेते हैं। 20 सेकेंड के लिए अगेन सेम इक्वेशन मैंने लगाई, एस इज इक्वल्स टू यू टी। यू टी तो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये हो गया हाफ ए। ए अभी अभी मैंने नया नया निकाला है 3/8 टाइम, सर टाइम 20 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब आप बताएं समझ में आया या नहीं आया बेटा? ठीक है, क्वेश्चन भी समझ में आया, सोल्यूशन तो बात की बात है। क्वेश्चन समझ में आया कि किसी दूसरे प्लेनेट पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। जब हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो उसने पहले कितना डिस्टेंस कवर किया और बाद में कितना डिस्टेंस कवर किया। जरा कॉल देखिए आगे कोई। अच्छा जी, तो ये बेटा हमने क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, और आगे चले, और आगे चले। क्वेश्चन नंबर कोई आसानी कराएंगे आपको भी, ज्यादा बहुत मुश्किल में नहीं लिया सर। इस पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 8 में भी ना जमीन पे नहीं है, ये चले गए मार्स पे। ठीक है, मार्स पे। अब मार्स पे क्या करा है, एक रॉक को इन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ उछाल दिया। ये बताओ अगर ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है? सर अब ऊपर उछालते हैं ना, ऊपर उछालते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है जीरो। ऊपर उछालने पे बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। और अब मार्स पर है तो जी की वैल्यू को 9.8 बदले लेना, ठीक है ना। तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, इनिशियल स्पीड 9.4 थी, जब यहाँ से थ्रो किया तो इनिशियल स्पीड थी 9.4। उसके बाद रॉक राइजेस टू अ हाइट ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर की हाइट तक चला गया। अच्छा जी, कह रहे व्हाट इज एक्सेलरेशन, खाली एक्सेलरेशन निकालना है, ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक, हादिया बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो बगैर टाइम के, अगर आप गौर करें तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं है, आप देख लें बगैर टाइम का फॉर्मूला जी बेटा, विदाउट टाइम फॉर्मूला सजेस्ट कीजिए। बिल्कुल सही आपने बता दिया। ठीक है बेटा, अब आप देखिए फाइनल वेलोसिटी, सर ऊपर थ्रो कर रहे हैं ना आप, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी सर 9.4 है, टू कांस्टेंट है, ए कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस हाइट है 12 मीटर की हाइट। अभी सवाल में ईमानदारी की बात है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप ए आराम से कैलकुलेट कर लोगे, आराम से ए आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें भी आपस की बात है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इसमें भी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, फ्री फॉल मोशन की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने करा दी, थोड़ी सी करा दी, क्योंकि कल मैं आपको एडक्सल के सवाल कराऊंगा ना, तो आपको और ज्यादा अच्छे सवाल समझ में आएंगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक, तो फ्री फॉल मोशन भी थोड़ी सी हो गई, थोड़ी सी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी हो गई। अब मैं एक और चीज की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, ताकि जब मैं कल की क्लास आपको कराऊं तो मैं एडक्सल के सवाल कराते वक्त परेशान ना हो रहा हूँ। तो एक और चीज जरा हाथ के हाथ समझने की कोशिश कीजिए, जिसका नाम है गिराफ। हेडिंग है बेटा गिराफ, हेडिंग लीजिएगा बेटा गिराफ। ठीक है, अभी जो ग्राफ है ये ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स है। और अगर ये ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स है तो ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स को बड़ा जरा यूं समझिएगा कि मुझे नहीं पता कि आपको ग्राफ कितने अच्छे आते हैं कितने नहीं आते हैं, क्योंकि ग्राफ भी अच्छे खासे मुश्किल होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो जब हम उसके डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, तो हादिया क्या आपको पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ किस शक्ल का बनता है? स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व होता है, या क्या आसान अल्फाज में बताइए? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ ये हटा दो सारी चीज, कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन, क्या ये वाली स्ट्रेट लाइन? बेटा ये वाली स्ट्रेट लाइन है? नहीं बेटा बिल्कुल भी गलत बता दिया आपने। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जनाब, स्ट्रेट लाइन होगा और स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है, क्योंकि जब टाइम जीरो होगा तो डिस्टेंस जीरो होगा, और जिस रेट से टाइम बढ़ा रहा होगा उसी रेट से डिस्टेंस बढ़ा रहा होगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अलबत्ता इसी ग्राफ के अंदर मैं तीन चीजें और बढ़ाना चाह रहा हूँ। क्या तीन चीजें बढ़ाना चाह रहा हूँ जरा देखिएगा। एक ग्राफ बेटा मैंने ये ले लिया, एक ग्राफ मैंने ये ले लिया,
तीन ग्राफ हो गए, ये ग्राफ कार ए का है, ये ग्राफ कार बी का है, ये ग्राफ कार सी का है। हादिया, तीनों की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या तीनों का डिफरेंस बता सकते हैं आप? तीनों का डिफरेंस बता सकते हैं आप हादिया? बिल्कुल गलत। अच्छा चले, और बोले और बोले और बोले और बोले और बोले। कांस्टेंट वेलोसिटी तो तीनों में ही है, पर ये जो सी है ना बेटा, सी सी रेस्ट में है, एक जगह पे रुका हुआ है, मूव ही नहीं कर रहा। इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और जीरो है, क्योंकि एक जगह पे रुका हुआ है। डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 48 मीटर। तो कोई कार है जो 48 मीटर पे खड़ी हुई है, जब वो 48 मीटर पे खड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि वो कार असल में रेस्ट में। तो सी रेस्ट में। अब रह गया ए और बी। अच्छा हादिया को अब तक नहीं कर रहे, अनाबिया तुम बताना बेटा, ए और बी में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल उल्टा। चीजें उल्टा हो गया। अच्छा, ए की स्पीड ज्यादा है, ए फास्ट है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो सबका जीरो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन सबका जीरो है बस। मैंने मसले आपका हल कर दिया। अच्छा जनाब, ए, मैं मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, अभी रुक जाओ, मैं भी आपको बताता हूँ। अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो पहले आपको क्या रटवाना है, रटना है, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे ना एट एक्सेल के, तो वो ग्राफ देगा और बोलेगा आओ कमेंट्री करें। तो रटिए इस बात को। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन में जो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट होता है, स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है, वही ग्रेडियंट हमें स्पीड बताता है। तो अब आप बताइए, जो लाइन ए है उसका ग्रेडियंट ज्यादा है। ग्रेडियंट कैसे क्या होता है, इजी लैंग्वेज में कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज ग्रेडियंट? किसी लाइन को देख के कैसे पकड़ लेते हैं ग्रेडियंट कम है ज्यादा? ग्रेडियंट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो ए का एंगल बड़ा है, तो ए का ग्रेडियंट ज्यादा है, और जिसका ग्रेडियंट ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है जनाब। उसके बाद बी पर आइए सर, बी का एंगल छोटा है। सर अगर बी का एंगल छोटा है तो बी की स्पीड कम है। तो बी स्लो है, ए फास्ट है, सी रेस्ट में है। ये आपने याद करना है। ठीक है। अच्छा, इसी में और कुछ भी डालना चाहता हूँ मैं। ये बताइए, ये कार डी है, ये कार ई है, और याद रखिए सबकी हेडिंग है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सबकी हेडिंग है एक्सेलरेशन जीरो। हादिया हमें बताइए कि ग्राफ डी और ग्राफ ई में, या चले ग्राफ ए और डी में क्या डिफरेंस है, पहले तो ए और डी का डिफरेंस बताओ। ग्राफ ए और डी का डिफरेंस बताएं हादिया। नहीं नहीं, स्पीडी कांस्टेंट है, हेडिंग ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो स्लो और फास्ट होने का तो चक्कर ही नहीं है। लेकिन आपस की बातें जरा रुक जाए, मैं वैसे इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, वरना बहुत बुरी बात